हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरे लेक्चर से एक दूसरी प्रश्नावली हम लोग चैप्टर 1 का शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरी है, उसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय बताता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसका केवल और केवल एक ही प्रकार का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है यदि हम उसके गुणनखंडों को क्रम पे ध्यान ना दें तब। तो ये प्रमेय बताता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो केवल और केवल एक ही प्रकार का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 भाज्य संख्या है, तो यदि इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 होगा और गुणे 5 होगा 10। कुछ लोग यहाँ पर 10 को 1 गुणे 2 गुणे 5 लिख देते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और एक अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा। अब आप चाहें तो 5 गुणे 2 लिखें, 2 गुणे 5 लिखें, यही क्रम को ध्यान ना दें। अब इसके बाद और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास 21 है तो 21 का 3 होगा और 7 होगा। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये हमारा बताता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब एक क्वेश्चन है कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या बताता है। जैसे हमने एक लिया कि 10 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 5 आया। और एक आध संख्या ले, जैसे 20 हमारे पास है तो 2 गुणे 2 और गुणे 5, 2 दूनी 4 और 4 पच्चे 20, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है तो कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 दोनों आ रहा है। यहाँ भी देखें कि लास्ट में 0 आ रहा है तो कम से कम एक बार 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। ऐसे हम लोग और संख्या लें, मान लें हमारे पास है 100, तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ देख रहे हैं कि जब लास्ट में 100 है तो 2 भी आया है और 5 भी आए हैं। अब यदि 2 0 लास्ट में आता है तो 2 बार 5 गुणे 2 और 5 गुणे 2 2 बार हमारे पास आएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 आएगा उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 अवश्य होना चाहिए। तो क्या 4 पर पावर n का कोई मान हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो अंत में 0 आएगा या नहीं। तो हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2। हम देख रहे हैं कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है और अंत में 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों होना आवश्यक है। अतः 4 पर पावर n के अंत में कभी भी 0 नहीं हो सकता। n का कुछ भी मान ले लें, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें। तो देखते हैं हम लोग, जिस संख्या के अंत में 0 आता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों होते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगे। 4 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा। 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है और 5 नहीं आ रहा है तो 4 पर पावर n के अंत में कभी भी 0 नहीं होगा। 4 के
अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, केवल और केवल 2 आता है। अतः 4 पर पावर n के अंत में 0 कभी नहीं हो सकता है। ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं आगे बढ़ते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। समझते हैं कि HCF और LCM का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम लोग A और B दो संख्या हों तो HCF बताता है कि एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो A और B दोनों को विभाजित करती है। यदि और कोई संख्या है तो उसको भी। तो HCF का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो उन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। और हमारा LCM का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जो A व B दोनों से विभाजित हो जाए तो ये हमारा कहलाता है LCM। तो LCM अगर कई संख्याएं दी हुई हों तो लीस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसी सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अर्थात HCF में हम A में भी HCF से भाग दे सकते हैं, भाग चला जाएगा। B में भी इसके HCF से भाग दे सकते हैं, भाग चला जाएगा और यह सबसे बड़ा अंक होगा। और LCM में एक ऐसी सबसे छोटी संख्या मिलेगी जिसे A से भाग दे सकते हैं, एक ऐसी छोटी संख्या मिलेगी जिसे B से भी भाग दे सकते हैं। उससे छोटी कोई संख्या नहीं मिलेगी, उससे बड़ी बहुत सी संख्याएं मिल सकती हैं। ये होता है LCM और HCF का मतलब। यहाँ पर हम लोग 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करेंगे। ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो 6 को काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 2 3 6, 3 से काटेंगे 1 हो गया। यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3। 1 नहीं लिखने हैं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। 20 को काटेंगे तो 2 से किए 10 हो गया, 2 से किए 5 हो गया, 5 से काटे 1 हो गए। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 और गुणे 2 और गुणे 5। अब इसको पावर के रूप में लिख लेंगे तो 2 पर पावर 2 और गुणे 5 पर पावर कितना आएगा, 1 आएगा। अब जब HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, HCF। तो HCF निकालना हो, HCF ऑफ 6, 20, तो हमको क्या करना होगा, जो सब में उभयनिष्ठ मिलेगा, जितने भी अंक हो जैसे 6 और 20, उस सब में उभयनिष्ठ में जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी घात होगी वही उसका क्या होगा, HCF हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 और 2 उभयनिष्ठ मिला, यहाँ पर 2 पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात, तो छोटी घात 2 पर क्या है, 1 है। यानी कि यही 2 पर पावर 1 अर्थात 2 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। LCM ज्ञात करने हैं 6, 20 का। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो उभयनिष्ठ मिल रहा है उसे लेंगे। अब LCM में जो उभयनिष्ठ मिलेगा उसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे। शेष जो संख्याएं नहीं मिलती हैं उनका भी गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 2, 2 और ये हमारे कॉमन हो गए उभयनिष्ठ। अब इसमें सबसे बड़ी घात 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 गुणे 3 इन दोनों में नहीं मिला, इसका गुणा करेंगे। 5 नहीं मिला, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियाएं 12 और 12 25 60। तो इसका जो LCM होगा वो हो जाएगा 60। इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। एक चीज और हमको ध्यान देने हैं कि यदि दो संख्याएं
ए व बी दिए हों तथा यदि दो संख्याएं ए व बी दिए हों तब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के HCF और इन दोनों संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। अर्थात दो संख्या दिए होने पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF आप पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे LCM आप पहली संख्या दूसरी संख्या। ये हमारे पास ये केवल और केवल दो संख्याओं के लिए होते हैं। दो से अधिक संख्या 3, 4 इनके लिए ये सूत्र नहीं अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि दो संख्या हमारे पास 6 और 20 थे, तो a गुणे b हमारे पास हो जाएगा 6 गुणे 20 और आ जाएगा 120। हम इन दोनों का LCM और HCF से गुणा कर दें तो LCM कितना मिल गया इसका 60 और HCF कितना मिल गया 2, गुणा किए आ गया 120। अतः ये हमारे पास क्या है, सही है। इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, अभाज्य गुणनखंड 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए और 404 का। तो ये हो गया हमारे पास 96 भाग दिए 2 से, 2 चौक के 8, 2 अट्ठे 16, 2 से किए 2 से किए 12 और 6 3 से किए 1 हो गया। तो यहाँ आ गया 2 पर पावर 1 2 3 4 5, तो 96 हो गया 2 पर पावर 5 और गुणे 3 या 3 पर पावर 1। ऐसे ही हम लोग 404 करेंगे तो होगा 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब 101 अभाज्य संख्या है 1, तो ये हो गया 2 पर पावर 2 गुणे 101 पर पावर 1 या 101। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF आप 96, 404, तो जो संख्या कॉमन मिलता है वो और उसकी सबसे छोटी घात। तो यहाँ केवल और केवल 2 कॉमन मिल रहा है और छोटी घात कितनी है 2, तो 2 पर पावर 2 होगा और 2 पर पावर 2 का मतलब 4। तो इसका HCF हो गया 4। अब LCM ज्ञात करना हो तो LCM हो जाएगा 96, 404। तो ये जो संख्या कॉमन मिलती है सबसे पहले वो और उसकी बड़ी घात, तो यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 गुणे जो संख्या कॉमन नहीं मिला उसका गुणा। यहाँ 3 है और यहाँ 101 है, तो यहाँ हो गया 2 पर पावर 5 की वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और ये हो गया 3 का गुणा 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब 303 में हम लोग 32 का गुणा कर लें, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 6 9 6 और 9, ये हो गया 9696। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे इसका LCM। और भी तरीका कर सकते थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। मासापा की वैल्यू पता है, पहली संख्या 96 पता, दूसरी संख्या 404 पता, हम लोग यहाँ पर भी इस प्रकार से कर सकते थे। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, 72 का और 120 का। तो हमारे पास यहाँ हो गया 6 का 2 से भाग दिए 3, 3 से भाग दिए 1, तो आ गया 2 गुणे 3 या 2 पर पावर 1 गुणे 3 पर पावर 1। 72 का किए तो 72 का 2 से काटे तो 2 तिया 6 और 2 छक्का 12 36, 2 से भाग दिया 18, 2 से भाग दिए 9, 3 से भाग दिए 3, 3 से भाग दिए 1। तो यहाँ आया 2 का गुणा 1 2 3 बार, तो 2 पर पावर 3 गुणे 3 का गुणा 2 बार, तो 3 पर पावर 2। 120 का किए तो 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 से किए तो 60 दूना 120, 2 से किए 30 और 2 से 15 और हो गया 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 2 का गुणा 3 बार, तो 2 पर पावर 3 और गुणे 3 पर पावर 1 और गुणे 5 पर पावर 1 मतलब 5, ये हो गए। अब हम लोग ज्ञात करते हैं HCF। तो HCF आप 6, 72, 120।
जो संख्या कॉमन मिली, कॉमन क्या मिला 2, तीनों में है और हमारे पास 3 एक बार, तो जो संख्या कॉमन मिली वो उसकी सबसे छोटी घात, तो यहाँ 1 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 3 घात है, तो 2 पर पावर 1 गुणे 3 की घात 1 कॉमन मिला, 3 पर पावर 1, तो ये हो गया 2 तिहाई 6। ऐसे ही एलसीएम हो जाएगा 6, 72, 120 का। अब इसमें जो कॉमन मिला सबसे पहले उसमें सबसे बड़ी घात, तो 2 पर पावर 3 मिल गया, ये हो गए। उसके बाद से जो नहीं मिला, यहाँ पर 3 मिला तो 3 पर पावर 2 हो गया, और जो नहीं मिला 5 वो भी हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 पर पावर 3 का मान 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 का 2, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 5 हो गया। 8 पचे 40 गुणे 9 और 9 चौके 36, 360। तो ये हमारे पास 3 संख्याओं का एलसीएम हो गया 360। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 पे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे हमारे पास पहला इसमें है 140 का, तो 140 का गुणनखंड कर लें अभाज्य। तो सबसे पहले 2 से 70 हो गया, 2 से काटे 35 हो गए, 5 से काटे 7 हो गया, और 7 से काटे 1 हो गया। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2, तो 2 पर पावर 2 और गुणे 5 और गुणे 7, ये हो गए। ऐसे दूसरा हम लोग किए, तो दूसरा हमारे पास है 156। तो 156 का, तो 156 में भाग दिए, तो 2 से 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 2 से किए तो 2 तिया 6, 1 7, दोनों 18 हो गया। और उसके बाद से 3 से किए, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, और फिर 13 से, तो 2 पर पावर 2 हो गया, और गुणे 3 और गुणे 13, ये हमारे पास हो गए अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से आगे के क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ये निकालने हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 13 हो जाएगा, और 91 का किए तो 13 सत्ते 91 हो गया, 7 गुणे 13 हो गए। तो यहाँ पर HCF हमें क्या मिला, HCF ऑफ 26,91, तो ये मिला हमें। दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है 13, 13 पर पावर 1 है तो ये 13 हो गए। और LCM क्या मिला 26 और 91 का, तो पहले कॉमन 13 मिल गया, और जो नहीं मिला उसका गुणा 2 गुणे 7 हो गए। तो 13 दूनी 26 और गुणे 7, और हो गए 7 6 42 के 2, हासिल हो गया 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। अब हमको चेक करने हैं तो जांच कर लेते हैं। पहली संख्या LHS लेते हैं पहले, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 26 और गुणे दूसरी संख्या क्या है 91। तो गुणा किए तो 91 गुणे 26, तो 6 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 और 2, ये आ गया 2366। तो ये आ गया 2366। आगे हम लोग RHS लिए, तो LCM और गुणे HCF। तो LCM हो गया इसका कितना 182, और HCF कितना हो गया 13। तो 182 में 13 का गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5, 2 8 1 6, 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2, ये आ गए हमारे पास 2366। हम देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या आ गया है RHS, और इसकी वैल्यू कितनी है 2366। अतः हमारा ये हो गया, जांच हो गया। इस प्रकार से हम लोग इन दोनों संख्याओं का और फिर इसका हम लोग करेंगे। हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न लेते हैं, 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 पर पावर 2 और गुणे 3 हो जाएगा। ये हमारे पास 12 के हैं। 2 से काटे तो 6, और 2 से किए 3, 3 1 कम 3, 2 पर पावर 2 और गुणे 3, ये हो गया 2 का।
12 का, और ये 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7, ये हो जाएंगे हमारे। तो इसका HCF क्या होगा 12, 15 और 21 का। तो जो कॉमन मिल रहा है 2 पर पावर 2 नहीं मिला, 3 3 3 मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा 3। और LCM क्या होगा, सबसे पहले जो कॉमन मिले वो लिख लें हम, 3 मिला। अब जो नहीं मिला उसे भी 2 पर पावर 2 नहीं मिले हैं, और 5 कहीं भी नहीं है, और 7, ये हो गए हमारे। तो 7 पचे 35, और 35 तिहाई 105, और गुणे 2 दूनी 4, 4 का गुणा किए, 4 पच्चे 20, 4 एकम 4, 420 हो गया इसका आंसर। जैसे ये हमारे पास दूसरा है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 आएगा, 23 का करेंगे तो 23 आएगा, और 29 का करेंगे तो 29 आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड यही हो गए। तो HCF आप 17, 23, 29। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलता है तो उसका HCF 1 होता है। आगे LCM क्या हो गए, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो उन सभी संख्याओं का गुणनफल ही LCM कहलाता है। 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ गुणा कर लेते हैं, 29 गुणे 23, 3 व 27, 3 दूनी 6, 2 8, दोनों 18, और 2 दूनी 4 1 5, 7 8 8 16, और 5 1 6, और इसमें गुणा हो गया 17 का, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, और 7 6 42 और 4 46, 7 6 6 9, 7 6 13 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13, और 6 4 10 1 11। तो इसका आ जाएगा 11 3 3 9, ये हमारे पास हो जाएंगे इसका LCM। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि HCF आप इतना दिया है 9, तो LCM आप इतना ज्ञात करना है। तो पहली संख्या A बराबर कितना दिया 306, और दूसरी संख्या B बराबर कितना दिया 657, और इसका HCF दिया है 306, 657 का, ये दिया 9। तो LCM हमको ज्ञात करना है। तो LCM आप 306, 657 हमें ज्ञात करने हैं। तो सूत्र पढ़े हैं, A गुणे B बराबर HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। तो पहली संख्या 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना है 9, और गुणे LCM हमें निकालने हैं। A की वैल्यू 306 और B की वैल्यू 657, 9 से भाग दिए तो ये हो गया 9 त्रिक 27, और 3 30, और 9 चौक 36, 34 हो गए। तो LCM आप 306, 657 हो गया 657, और गुणे 34, 657 में 34 का गुणा कर लें, 657 गुणे 34 हो गया 4 7 28, 4 पच्चे 20, और 2 22, और 4 6 24, और 2 26, 3 7 21, 3 5 15, और 2 17 हासिल 1, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 1 3 हासिल 1, 9 2 11, और 1 12, और 1 1 2। तो ये हो गया 22 33 8, ये हो गया इसका LCM। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आगे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल पे 4 पर पावर n का किए थे। तो जिस संख्या के अंत में शून्य आता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है, अतः इसके अंत में कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन है, जिस संख्या के अंत में शून्य आता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 3, इसमें 5 नहीं आता है, अतः 6 पर पावर n के अंत में
शून्य कभी नहीं हो सकता है, तो इसके अंत में 0 कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो एक बार इसको लेते हैं, फिर एक बार इसको। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 ये हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में से हमको दिख रहा है कि 13 उभयनिष्ठ है, 13 कॉमन ले लिए, बचा कितना 11 गुणे 7 बचा, तो 11 7 77 और प्लस 1 बचा। हमारे पास यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होंगे, एक वो स्वयं और एक। यहाँ पर 13 भी इसका गुणनखंड हो गया 2 से अधिक, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। आगे सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। 13 गुणे 77 1 78 हो गया। तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ये भाज्य 13 भी है, 78 भी है, 1 भी है, 13 गुणे 78 ये भी है, और बहुत सी संख्याएं। आगे हमारे पास इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। हम देख रहे हैं इन दोनों में 5 कॉमन हो गया, 5 यहाँ से 5 यहाँ से, बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन यहाँ बचा 1। अब इस संख्या का 1 तो पूरा हल करने के बाद स्वयं वो संख्या होगी, और फिर 1 होगा, 2 है ही, एक और गुणनखंड मिल गया 5, और एक और गुणनखंड मिल गया है 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो भाज्य है। अभी बहुत से गुणनखंड मिल सकते हैं। इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बताएंगे भाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो कोई खेल का मैदान है जिसमें एक वृत्ताकार पथ है, ये हमारे पास हो गया वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। तो सोनिया अगर इस मैदान पे चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को 12 मिनट लगता है, अर्थात रवि तेजी से दौड़ रहा है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। मान लेते हैं यहाँ से चल रहे हैं, तो ये इसका हो गया प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। ये दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखें ये प्रश्न क्या है। अगर ये एक ही दिशा में चले तो मान लें ये हमारे पास रवि हो गए और ये सोनिया हो गई। तो रवि जब चले तो एक चक्कर कम से कम ये लगाएंगे, 12 मिनट लगेगा। सोनिया भी एक चक्कर लगाएगी, 18 मिनट लगेगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर 18 मिनट से ऊपर ही आने हैं यदि एक दिशा में, और यदि बड़ी संख्या से बड़ी संख्या मिलती है आंसर तो वहाँ एलसीएम निकालते हैं, अर्थात 12 और 18 का एलसीएम निकाल दिया जाए, यही आंसर होगा। अगर यही प्रश्न ऐसा होता कि ये एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तब ना ये एक चक्कर पूरा कर पाता ना ये एक चक्कर पूरा कर पाते, कहीं बीच में जाकर के मिल जाते, तब हम इन दोनों का आंसर जो निकालते वो एचसीएफ निकालते। खैर इस प्रश्न का आंसर चलते हैं। तो एक ही या प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर होगा एलसीएम ऑफ 12, 18। तो 12 और 18 का एलसीएम हम लोग याद कर लेते हैं। 12 हो गया, 18 2 से भाग दिए, 2 छक 12, दोनों 18, 2 से भाग दिए, 2 तिया 6, और ये हो गया 9, 3 से भाग दिए 1 और 3 से भाग दिए 1।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुणे 3 पर पावर 2, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 9 चौक 36। अर्थात वे दोनों 36 मिनट बाद अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो पुनः मिलेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।